आज की ये बैठक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज इस बैठक में राज्य में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चर्चा होगी, जिसमें सभी गौशालाओं के अध्यक्ष, सह अनुमंडल पदाधिकारी, सभी गौशालाओं के सचिव, सभी क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी बिहार भाग ले रहे हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी आदरणीयों का हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जीवन का आधार है वृक्ष, धरती का श्रृंगार है वृक्ष, प्राण वायु दे रहे हम सभी को ऐसे परम उदार हैं वृक्ष। इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी निदेशक पशुपालन श्री उज्जवल कुमार सिंह सर से कि वे आज के बैठक के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का स्वागत पौधा भेंट कर करें। सर प्लीज। इस छोटे से पौधे में सजीव शक्ति और आशा का संदेश छिपा है। इसे भेंट कर आपके नेतृत्व और योगदान को हम अत्यंत सराहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं एक बार पुनः निदेशक पशुपालन सर से आग्रह करना चाहूंगी कि वे सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग श्री मनीष कुमार सर का स्वागत पौधा एवं शॉल भेंट कर करें। सर जी। कोटि कोटि आभार सर। थैंक यू सर। मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर सर, संयुक्त निदेशक पशुपालन से कि वे सम्मान और आभार के रूप में निदेशक पशुपालन श्री उज्जवल कुमार सिंह सर को एक पौधा एवं शॉल भेंट करें। बहुत बहुत आभार सर। मैं आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर रणधीर सर से कि वे डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर सर, संयुक्त निदेशक पशुपालन को पौधा भेंट एवं शॉल भेंट कर हमारे सम्मान और आभार का प्रतीक है उसे भेंट करें सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करना चाहूंगी जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सर से कि वे निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान डॉक्टर रणधीर कुमार सर का स्वागत पौधा एवं शॉल भेंट कर करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। हर शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है, जो अंधकार को मिटा के प्रकाश का संकेत देता है। अतः मैं बैठक की मुख्य अतिथि आदरणीय अपर मुख्य सचिव मैम तथा मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य से सादर अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर आगे आकर दीप प्रज्वलन कर इस बैठक की विधिवत शुरुआत करें। मैम प्लीज, सर प्लीज।
शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपक नमोस्तुते। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आप सभी शिरकत कर रहे हैं और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदया का मैं स्वागत करता हूं, जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक आहूत की जा रही है। मैं सचिव सर का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो व्यस्त समय से अपना समय निकाल करके इस मीटिंग के लिए आए हैं। मैं निदेशक पशुपालन महोदय का भी स्वागत करता हूं, जो यहाँ शिरकत करने आए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक में। मैं आईएसपी डायरेक्टर साहब का भी स्वागत करता हूं, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। विभिन्न जिलों से आए हुए एसडीएम महोदय का मैं स्वागत करता हूं, जो अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं, तथा उनका भी स्वागत करता हूं जो फील्ड से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं पशुपालन विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मचारी गण का भी स्वागत करता हूं, तथा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे गौशालाओं के सचिव महोदय जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से पशुपालन परिवार की तरफ से स्वागत है। इस बैठक को कवरेज देने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार महोदय का भी स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सादर पूर्वक निवेदन करना चाहूंगी निदेशक पशुपालन श्री उज्जवल कुमार सिंह सर से कि वे आज की बैठक के विषय पर अपने विचारों से सभी को लाभान्वित करें। सर प्लीज। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर सचिव महोदय, सचिव महोदय, हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, क्षेत्र से आए हुए अनुमंडल पदाधिकारीगण, बीसी से भी जुड़े हुए अनुमंडल पदाधिकारीगण, डीएचओज और गौशालाओं के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए उनके सचिव और प्रबंधक। गौशाला के प्रबंधन, उसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए और समय के साथ क्या क्या जरूरत है, इसके लिए ये बैठक या कार्यशाला जो कहिए इसे बुलाई गई है हमारे एसीएस महोदय के निर्देश पर। क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, इसमें गौशालाओं को कैसे हम लोग सुदृढ़ करें और उपयोगी बनावें, इस पर आपके विचार जाने जाएंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं गौशाला की। जो हमारी परंपरा है, ये बहुत पुरातन परंपरा है, पहले से चली आ रही है गौशालाएं। इसमें बेसहारा गायों की सेवा आदि के लिए हम लोग धर्मार्थ
अपने आय का एक हिस्सा दे दिया करते थे। 1950 में हमारा एक्ट आया, गौशाला एक्ट, जो आप लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों ने नेट पर देखा भी होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोग बहुत पहले से उसे जानते भी होंगे। तो उस एक्ट को पढ़ेंगे आप तो उस एक्ट में पाएंगे क्या कि उसमें कोई नई चीज़ नहीं लिखी गई, बल्कि जो पहले से जो चली आ रही व्यवस्था थी उसे कानूनी जामा पहनाया गया, कानूनी रूप से उसे मान्यता दी गई, वैलिडेशन जिसको आप बोलते हैं। तो पहले जो गौशालाएँ चलती थी वो लोग अपने आय का हिस्सा धर्मार्थ एक देते थे। तो आप देखेंगे उससे सेक्शन 9 में जाएंगे आप, सेक्शन 9 या 10 जो भी है उसके आगे पीछे, तो आप देखेंगे कि जो उस इलाके के ट्रेडर्स हैं, व्यवसायी हैं, उनसे धर्मार्थ दान लेने की व्यवस्था की चर्चा की गई है, कैसे लिया जाएगा, कैसे उसका अकाउंट रखे जाएंगे। फिर गौशाला जो चलेगी तो कौन लोग भाई उसके मेंबर्स होंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि जो भाई चंदा देंगे, चंदा के भी रेट्स हैं। हालांकि रेट आज के जो मूल्य स्तर है उसके अनुसार आप देखेंगे तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, उसमें भी लगता है कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ बढ़ाना होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ाना होगा। तो ये गौशालाएँ जितनी चल रही हैं ये कभी किसी के द्वारा दी गई, डोनेट की गई ज़मीन, दान में दी गई ज़मीन, या समूह के द्वारा में दान में जो धन दिया गया उसी से चल रही है। तो उसकी व्यवस्था, उसमें रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई थी। उन दिनों निबंधन भी हुआ था, मैंने रजिस्टर मंगा के देखा तो उसमें देखा ज़्यादातर निबंधन 52-53 ईस्वी के हैं, एक आध निबंधन बाद में हुआ। इसका मतलब है कि बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए अधिनियम बनने के बाद। उसी में एक नियमावली भी बनी, रेगुलेशन भी बने जो नियामक थे। उन नियामक में व्यवस्था की गई कि गौशाला का प्रबंधन कैसे होगा जमीनी स्तर पर। तो अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति की कल्पना की गई और उसे कानूनी रूप दिया गया। हमारे एसडीओ जाए हुए हैं, आगे की पंक्ति में हैं बैठे हुए। हो सकता है इन लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ तो लिया भी हो अपने गौशाला, कुछ नहीं भी ले पाए हो, कुछ को ये पता ही नहीं होगा कि भाई कहाँ तक मेरा अधिकार है इसमें। तो आपके जो अधिकार है रेगुलेशंस का अधिकार है, आप उसको रेगुलेट कीजिएगा अध्यक्ष के रूप में। तो अब आइए, आपको लगेगा कि भाई ये बैठक क्यों बुलाई गई है, विमर्श क्यों हो रहा है। तो आप लोगों ने कुछ दिनों पहले पेपर में देखा होगा, समाचार में भी देखा होगा कि कुत्ते को लेकर, स्टे डॉग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, उसका पालन हो रहा है। उसी निर्देश में आया कि नहीं, ये जो बेसहारा गाय सब जो घूमती रहती है इसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, ये भी सड़कों पर नहीं घूमे, एक्सीडेंट नहीं हो। और वैसे भी तो भाई उसको रखेंगे कहाँ हम लोग, इन्हीं गौशाला जैसी चीज़ों में रखेंगे। भोजन का प्रबंधन कहाँ से होगा उसका, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी के लिए बता दें। वैसे थोड़ी देर पहले हो रहा था तो एक जो पता भी था, हम लोग अनुदान भी देते हैं उसके गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गोबर गैस प्लांट आदि लगाने के लिए, चारा के लिए भी देते हैं अपने डीएचओ के माध्यम से हम लोग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको किसी बात की कार्यशाला है, आपके विचार रहेंगे। एसडीओज के रूप में आपकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, आप ही उसके अध्यक्ष हैं। मैं भी एसडीओ रहा हूँ, जब रहा तो पता चला कि भाई गौशाला के लिए तो चारा के लिए नहीं है। मैनेजर साहब आके कह रहे हैं कि सर एक पैसा का उपाय नहीं है। बैठक बुलाई गई, मालूम हुआ कि 22 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर। वहाँ के एसडीओ भी आए हुए हैं, उनसे भी 2 मिनट पहले कुछ चर्चा हुई थी। फिर कुछ पॉलिटिकल सहयोग भी लिया हम लोगों ने।
देखिए और बता दें, गौशाला जो है सो केवल बेसहारा गायों के लिए नहीं है। उस समय में आज के जैसा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह नहीं होता था, लेकिन नस्ल सुधार की बात उस समय भी चल रही थी। तो गौशाला एक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नस्ल सुधार के लिए बुल शादी की जो व्यवस्था होगी वो कैसे होगी, उसके बारे में भी है। दूध के प्रबंधन के बारे में कि दुधारू गाय का दूध का कैसा होगा। मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद सिवान हुई थी, तो उसमें गौशाला से ही दूध आता था। एक सील किया हुआ टैंकर टाइप का होता था, एडवांस पैसा दिया जाता था और गौशाला का दूध का जो है वितरण होता था। गौशाला में दुधारू गायें भी रहती थी। अभी भी गौशाला में व्यवस्था होगी उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको कौन रेगुलेट करेगा? बिना SDO के नहीं संभव है ये। और वो जो समिति है उसके एक मेंबर के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री अफसर भी हैं। तो मतलब तकनीकी ज्ञान देने के लिए वो हैं वहाँ पर, बताने के लिए, विभाग से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इलाज की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था एक्ट में भी लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में भी है। तो SDOज उसकी बैठक करेंगे, उसका निर्वाचन कराएंगे। अब जो मैं जहाँ था तो वहाँ जब हो रहा था कि पैसे नहीं किया, तो भाई सेक्रेटरी साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। सचिव का चुनाव हुआ, पैसों का भी प्रबंधन हुआ, मार्केट से काफ़ी पैसे आए। जब सारा प्रबंध हो गया तो मैनेजर साहब गायब हो गए, जो उसका प्रबंधक थे। क्या तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। तो ये भी इशूज है कि जब आप बहुत कुछ करने लगी है तो जो आदमी पहले से अकेला करता रहता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई पहले तो मैं ही करता धरता संभालता, तब इतने लोग देख के मतलब कैसे रहे। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आप छोड़ देते हैं। जब रेगुलर वे में आप उसकी बैठक करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। उसमें गौशालाओं काफ़ी ज़मीन भी है, काफ़ी लोगों ने धर्मा ज़मीन दी हुई है। कुछ तो गौशाला के अपने परिसर में ज़मीन है, कुछ तो मिलेगा कि चौर वगैरह में भी हो सकता है खोजने पर मिल जाएगा। 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन उस ज़माने में दी गई होंगी। तो ये भी आप सब खुजवाएंगे, इन्हीं विषयों पर होगा। तो चलिए, आपके विचार भी जानेंगे। सेशन आएगा SDOज के, ओपन सेशन में DOC भी अपना विचार देंगे। आवश्यक होगा तो हम लोग गौशाला का जो एक्ट है, रूल्स है, उसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन करेंगे। लेकिन उसके पहले विचार आने चाहिए जो आज की तारीख में प्रासंगिक हो। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हमारा कार्यक्रम का PPT प्रेजेंटेशन का चरण है। मैं PPT प्रस्तुतिकरण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संतोष कुमार सर, नोडल पदाधिकारी निदेशालय, एवं डॉक्टर राजनारायण सर, गौशाला विकास पदाधिकारी। तीन पीछे हैं मैडम, अब बाकी आगे का पूरा बस इतने लोग आ पाए। बाकी लोग कितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं? 60 से ज़्यादा जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। इसके बाद संतोष, उसके बाद जी। सबसे पहले तो ये बैठक क्यों बुलाई गई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना चाहूँगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गौशाला के बारे में और गौशाला में रखे जाने वाले गायों के बारे
कितने बार आप लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं या मीटिंग्स करते हैं या रेगुलर मीटिंग्स होते हैं कि नहीं, तो वो सबके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और धीरे धीरे और इम्पोर्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है। ये तो बहुत अवेयरनेस भी आया है कि पहले समय में हमारा पशु ऐसे घूमते थे रोड्स में, तो कोई किसी को नहीं ध्यान नहीं आता था उस पर कि पशु भी चल रहा है, मनुष्य भी चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, मतलब ट्रैफिक एकदम कियोस में है, बट स्टिल ऐसे दुनिया चल रहा था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा बहुत सीरियसली इस इशू को लिया है। दो इशू को सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एक तो डॉग्स जो आवारा कुत्तों का समस्या है और दूसरा आवारा पशुओं का जो कैटल, लार्ज कैटल उसमें आते हैं, स्पेशली जो ये है मेल काफ है या भैंसा है या बैल है, ये सबको ऐसे छोड़ देते हैं। और गाय भी जब दूध नहीं देती है और सूख जाती है तो गाय को भी लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा हैजर्डस इशू बन गया है। रोड में एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं उनके चलते, काफ़ी यू कैन इमेजिन हाईवेज पे बहुत स्पीड से 100 के स्पीड से गाड़ी चल रही है और अचानक गाय या कोई भी एनिमल हम अक्सर देखते हैं अगर बीच में रोड में आ जाती है तो एक्सीडेंट होना तय है। तो ये सब चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सीरियस इस मुद्दे को लिया है और सभी प्राधिकारों को इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से लेकर भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से लेकर के सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को इन्होंने निर्देश दिया कि जो भी आवारा पशु अगर रोड पे चलते हुए दिखते हैं तो सभी का जिम्मेदारी उन्होंने तय किया है। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और जो अन्य अथॉरिटी जो है उसको पकड़ेंगे, जो भी हमारा पशु रोड से घूमेंगे उनको लेके आके उसको वहाँ से रोड से हटाना उनका कर्तव्य है। लेकिन रखना कहाँ है, किसको उसको खिलाना है, कहाँ पे रखना है, उसका कर्तव्य आप सभी के ऊपर दिया हुआ है कि सभी गौशाला ये जो है उसमें वो रखा जाएगा। इसीलिए भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आप सभी लोगों को हम लोग चाह रहे थे कि इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके अलावा जो गौशाला का जो रेगुलर वर्क है वो भी सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी आज ये बैठक है। दोनों मुद्दों को लेकर के बैठक है। तो करीब 87 गौशालाएँ हमारे राज्य में हैं, तो आउट ऑफ 87 करीब 30 शायद नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा जो नॉन फंक्शनल है, ये सब प्रेजेंटेशन में अभी संतोष ये सब लोग दिखाएंगे आपको, तो जो नॉन फंक्शनल है उसको फंक्शनल बनाना है जल्दी से जल्दी। जो फंक्शनल है उसका जो प्रबंधन कमेटी है वो सुचारू रूप से चले। आप SDM पदेन अध्यक्ष होते हैं और जिला पशुपालन पदाधिकारी इसका पदेन सदस्य होते हैं और अन्य मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। बहुत सारे गौशालाओं में ये स्थिति है कि इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है, बहुत सालों से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, मेंबर्स का इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, उसका प्रबंधन, उसका रखरखाव सही से होना चाहिए। प्रबंधन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा मतलब सबसे पहले तो गौशाला का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, फिजिकल प्रबंधन मतलब कैसे जो प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उसको अलग से रखेंगे, बीमार एनिमल्स को अलग से रखेंगे, बाछियों को, काफ्स को, ये सबको अलग से रखेंगे और उसका प्रबंधन अच्छे से करेंगे। हम लोग प्रत्येक वर्ष राशि का भी प्रबंधन करते हैं, करीब 20 लाख रुपया गौशालाओं को देते हैं, लेकिन हमको कभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। तो क्या हो रहा है वो पैसा का ये पता नहीं चलता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि जो राशि पहले आपको प्राप्त हुई है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दीजिए ताकि हमको पता चले कि वो किस किस कार्य में कैसे इसको यूटिलाइज किया गया। इसके बाद फिर डिमांड भी प्लेस करिए। डिमांड आता ही नहीं है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पैसा देने के लिए लेकिन डिमांड आता नहीं है। हम हर साल 4 जो डिमांड के अनुसार 4 गौशाला 5 गौशाला हमको पैसा दे रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू कैन सीक मोर फंड्स। उसको अच्छे से डेवलप करिए। बहुत सारे गौशालाओं में एनक्रोचमेंट की समस्या है, जमीन
एनक्रोच करके कुछ बना दिया, किसी ने शॉप बना दिया, किसी ने स्कूल बना दिया, किसी ने और भी कुछ बना दिया। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। गौशाला का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ गौशाला का निर्माण हुआ, गौशाला प्रबंधन समिति बनी, तो उन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के लिए वो काम होना चाहिए। उसमें वहाँ पे स्कूल या दूसरे चीज़ बनाना नहीं चाहिए। तो ये सारे बातें हैं, उसके प्रति आपके ध्यान आकृष्ट करने के लिए। और आप वापस जाके डीएम को भी ये सारे बातें बताएंगे। हमने इनफैक्ट चिट्ठियाँ लिखा है डीएम को भी कि इसको अच्छी तरह देखने के लिए। और उसके साथ साथ जो आने वाले समय में जो चैलेंज है हमारे आवारा पशुओं का, तो उनको रख रखाव वो सब के लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। राशि का कोई इशू नहीं है, जो आपका डिमांड होगा हम लोग उसको खिलाने के लिए हम लोग को दे ही रहे हैं। हर साल अलॉटमेंट जाता है। और भी आवश्यकता है तो बताइएगा। उसके अलावा जो है विकासात्मक कार्यक्रम है वो भी आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के जो गौशालाएँ हैं उसको बहुत अच्छे से लोग ये मॉडल के रूप में बताते हैं कि बहुत अच्छे से वहाँ पे न केवल दूध का उत्पादन हो रहा है, बट वहाँ पे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगा के प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, उसको भी गौशालाएँ बेच रही हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, सोप्स बना रहे हैं। और बहुत सारी जगह कंपोस्ट यूनिट जो गोबर निकलता है कंपोस्ट बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन एक्चुअली डू। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज आप टेकअप कर सकते हैं। और एक गाय से जो भी पदार्थ निकलता है वो सब यूजफुल है, कोई भी यूजलेस पदार्थ नहीं है। इनफैक्ट गोबर का तो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स बनाइए, कंपोस्ट बनाइए, बायोगैस यूनिट्स बनाइए। अगर 100 गाय है एक गौशाला में, एक अच्छा बायोगैस यूनिट बन सकता है तो उससे कार्बन क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। आप बिजली का इस्तेमाल, जो गैस निकलता है उससे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत कुछ उपयोग है बायोगैस यूनिट से, और उससे निकलने वाले स्लरी से फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ कुल मिलाकर गौशाला को एक संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, उसका प्रबंधन ठीक करने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके बैठकें नियमित हो, और उसके साथ साथ जो आने वाले समय की जो चैलेंजेस है, आवारा पशु हो सकता है, आवारा कुत्तों को भी रखने के लिए कुछ दिन आपको रिक्वेस्ट आ सकता है नगर निगम से, नगर विकास विभाग से कि हमको रखने के लिए समस्या है, आप रखिए। तो वो भी एक दूसरी चैलेंज आ सकता है कि गौशाला में ही रखा जाए जहाँ जहाँ पर ज़्यादा जमीन अवेलेबल है। तो ये सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। तो ये सब के लिए मुस्तैदी से आप लोग तैयार हो जाएंगे, इसीलिए आज ये बैठक बुलाया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बनाए हैं, वो देख लीजिए। इसके बाद आपका भी सुझाव, राय और क्या क्या आप सोचते हैं इसके उसको लेकर, और क्या इश्यूज है ये भी आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस। और जो आज की बैठक बुलाई गई है उस संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन मैडम के निर्देशन में तैयार किया गया है, तो उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक सिर्फ अनुक्रमिका है कि क्या क्या है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, तो जैसा मैम ने भी बताया हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कि अभी तक हमारे राज्य में कुल जो गौशालाओं की संख्या है 87 है, और उसमें से 30 जो गौशाला हैं वो अक्रियाशील हैं, या उसमें जो समितियां हैं वो अभी तक चालू नहीं हैं। तो उसमें मेनली पटना में अगर देखेंगे तो राजेंद्र गौकुल गौशाला बिहटा है, फिर रोहतास में देखेंगे सोन वैज्ञानिक गौशाला डेहरी शिवगंज डेहरी है, वारसलीगंज नवादा का श्री गौशाला है, मोहनपुर भागलपुर का गौशाला है, कहलगांव की गौशाला है, सुल्तानगंज श्री गौशाला है, रामाश्रय गौशाला बढ़िया लखीसराय का है, फिर सहरसा श्री गौशाला बनगांव का है, श्री गौशाला निर्मली सुपौल का है, श्री कृष्ण गौशाला कटिहार है, श्री भवानी गौशाला भवानीपुर मधुबनी, श्री गौशाला रखवाड़ी मधुबनी, श्री गौ सेवा सदन मोहिद्दीन नगर सर जी, ये सभी को पता ही है 30 गौशाला हैं
जो अभी हमारे पास क्रियाशील नहीं है, उनको क्रियाशील करने की ज़रूरत है। और जैसा निदेशक महोदय सर ने बताया, 5 जिलों में गौशाला है ही नहीं। जी मैम, जी वो 5 जिलों में बनाना भी है, कैमूर, पूर्णिया, आंचल, बांका, तथा शिवहर, ये 5 जिलों में बिल्कुल है ही नहीं। जी मैम, 5 जिलों में गौशाला नहीं है। डीएम्स को उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे बनवाने के लिए। नेक्स्ट, ये एक्ट है अधिनियम और इसका डिटेल्स फोल्डर में दिया हुआ है, जो 1950 के अधिनियम है, जिसके बारे में हमारे निदेशक महोदय सर के द्वारा भी बताया गया। आगे लास्ट में इसमें जो संशोधन हुआ है वो 1953 में किया गया है, उसके बाद अभी संशोधन नहीं हुआ। और मैक्सिमम गौशालाओं का, जैसा सर ने भी बताया कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 52-53 तक ही है। और गौशाला के जो भी अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक तरह से जो बेसिक बताया गया है वो सबको पता ही है कि गौशाला में एक प्रबंधन समिति होती है और उसमें कम से कम 9 सदस्य होते हैं और अधिकतम 12 सदस्य। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गौशाला समिति का गठन होता है और संचालन किया जाता है। नेक्स्ट, जो सर ने भी बताया कि अभी जो पुराने रूल्स के तहत जो चल रहा था कि एक मुश्त अगर 1000 आवेदक देना होता है राशि प्रदाता को, और सहयोगी राशि वार्षिक जो शुल्क है 50 रुपये है, तो आज की अगर समय में देखा जाए तो बहुत ही कम है। और सामान्य सदस्य के लिए न्यूनतम शुल्क 25 है। आगे, हाँ, तो अनुदान राशि भी दी जाती है जो प्रति गौशाला 20 लाख है, और इस बार भी 25-26 में भी दिया गया है 4 गौशालाओं को। तो उसमें से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं देशी नस्ल के गौवंश का क्रय, संरक्षण, संवर्धन, पशु तस्करी से जो पकड़े जाते हैं उसके रखरखाव, आहार के लिए। और 14 लाख रुपए जो बायोगैस, गोबर गैस प्लांट, आधारभूत संरचनाओं का विकास या सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग या और भी जो उसमें बनाया जाना है। और 1 लाख रुपए चारा विकास के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट, तो अनुदान की जो राशि दी जाती है उसका मेन खर्च के बारे में ब्रीफ किया गया है कि देशी गौवंश का क्रय, आधारभूत संरचनाओं का, फिर वर्मी कंपोस्ट और गोबर गैस प्लांट का बारे में। एक जो मार्गदर्शिका है उसमें एक गौवंश के लिए कितनी जगह चाहिए इसके बारे में बताया गया है, और क्या क्या सुविधाएं वहाँ होती है और किसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और बेस्ट वे में आज की डेट में तो देखें, कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन भी आ गया है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ बाछी ही पैदा होगी। तो उस तरह के अगर उपयोग किया जाए गौशालाओं में तो हमारे गौशालाओं में और बेहतर होगा। और इस तरह से पंजियों का संधारण किया जाता है, जो भी उसमें चिकित्सा से टीकाकरण से लेकर भंडार पंजी, ये पूरे अपने आप में डिपिक्ट किया हुआ है। और इसको आज के समय में डिजिटलाइजेशन मोड में भी जाया जा सकता है कि टैब के माध्यम से भी आगे निर्देश दिया जाएगा तो फिर किया जा सकता है। ये अलग अलग श्रेणियों में पशुओं को रखा जाता है, जैसे दुधारू पशु अलग होते हैं, बछिया अलग होती है, गर्भवती पशु अलग होती है, बिसुखी पशु, और जो सिक एनिमल का एक अलग वार्ड रहता है ताकि उससे कंटामिनेशन, उससे इन्फेक्शन दूसरे पशुओं में न फैले। ये गौशाला प्रबंधन समिति के कार्य तो चूँकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी भी यहाँ पे भी हैं बहुत सारे, और मैक्सिमम अनुमंडल पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनको भी संचालित करना है। और उसमें जो खर्च क्या किस तरह से किया जाता है, बैठक कितने बार किया जाना है, ये ब्रीफ किया गया है। कई गौशालाओं में आज की डेट में समस्या है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण है और उसमें
जो विचाराधीन वाद भी है न्यायालय में, तो न्यायालय के स्तर से निपटाया जाएगा समय से ही। लेकिन उसके जो चारदीवारी और बाउंड्री ताकि अतिक्रमण रुके, कई जगह अतिक्रमण किए जाने के कारण गौशालाओं में पशुओं के रख रखाव में भी दिक्कत आती है। तो उसको लेके मंडल पदाधिकारी महोदय से अनुरोध होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आपके मार्गदर्शन में किस तरह से हम अतिक्रमण मुक्त कर पाए और पूरी व्यवस्था वहाँ पे स्थापित कर पाए। एक ब्रीफ दिखाया जा रहा है कि जो अनुदान की राशि दी गई है 16-17 से लेके 25-26 तक, तो वो अनुदान सभी गौशालाओं को नहीं दिया जा रहा है एक बार। तो जैसे जैसे डिमांड आता है और यहाँ से कार्य योजना बनती है और उस तरह से हर एक वित्तीय वर्ष में कुछ न कुछ गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है 20 लाख का, और उसके तहत कार्य हो रहा है। लेकिन उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण थोड़ा सा विभागीय स्तर पे समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो अनुरोध होगा सभी मंडल पदाधिकारी महोदय से कि आप अपने निगरानी में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने का कष्ट करें। ये जो हमारे अब तक 87 जो गौशाला हैं, उसमें से 5 गोबर गैस प्लांट भी स्थापित है, 5 में वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी स्थापित है, गौमूत्र कलेक्शन करने का भी एक में है, दूध की बिक्री जो बताया जा रहा है 48 गौशालाओं में किया जा रहा है, और चारा उत्पादन 27 गौशालाओं में किया जा रहा है। सभी को पता ही होगा, सचिव महोदय भी हैं गौशाला के, तो कि भाई कहाँ कहाँ जमीन है, क्या है। गौशाला संचालन हेतु समर्पित जो नेतृत्व होना चाहिए, कुशल कार्यबल की आवश्यकता, नियमित रूप से निधि की उपलब्धता का अभाव कई जगह आता है, गौशाला विकास हेतु निधि का संग्रहण, पारदर्शी उपयोग हो, जनसाधारण की अभिरुचि का भी कई बार अभाव, और प्रचार प्रसार बेहतर होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि और बेहतर होगा गौशालाओं की स्थिति। अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं या किया जा सकता है। जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट यूनिट जैसे कई गौशालाओं में किया जा रहा है। तिगड़ा बेगूसराय की जो गौशाला हैं उसमें ह्यूज मात्रा में वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाया जाता है। गौमूत्र का उपयोग कर हर्बल कीटनाशक का उत्पादन किया जा सकता है। ऊर्जा एवं ईंधन बचाव हेतु बायो कंपोस्ट या कंप्रेस्ड बायो कंपोस्ट भी आ गया है, तो उसका भी कर सकते हैं। देसी गौवंश के पशु अगर रहेंगे तो आज की डेट में A2 मिल्क का भी प्रचलन बढ़ा है, लोगों की डिमांड है। तो उस A2 दही, A2 खोआ, A2 पनीर, जैसा हमारे एस मैम ने भी बताया कि उस तरह से अगर हम गौशालाओं का ज़्यादा डेवलप करें और सस्टेनेबल बनाएं तो बहुत अच्छी होगा। और एक गाय गोद लें जैसे कई अभी तक स्लोगन आ रहे हैं, कई दूसरे राज्यों में गौशालाओं में किया जा रहा है कि शहरों में लोगों के पास ज़मीन नहीं है, अपनी गाय रखना चाहते हैं, तो गौशालाओं में दान करें और गौशाला अपने अधिनियम के तहत, अपने रूल्स के तहत उनकी गाय को गोद ले और वहाँ पे मेंटेन करके तो पशुओं की संख्या भी बढ़ सकती है और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, आर्थिक रूप से सशक्त भी होगा। जैसा पहले बताया, सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग किया जाए। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से भी अब तो बच्चियाँ पैदा होने लगी है, तो इस पर भी काम किया जा सकता है। नस्ल सुधार, खास के देसी गौवंश के नस्लों को वहाँ प्राथमिकता के आधार पर रखने की प्राथमिकता दी जाए। और कीटनाशक, आयुर्वेदिक औषधि जैसे पंचगव्य पदार्थों का भी वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए, तैयार कर उसको मार्केटिंग भी किया जा सकता है। और बगल के जो गांव हैं या वो हैं उसको ऑर्गेनिक क्लस्टर के रूप में भी डेवलप करने में गौशाला का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं गोबर से, वैदिक पेंट केमिकल रहित होता है, खाद, वर्मी कंपोस्ट, अगरबत्ती, गोबर गैस, बायो फर्टिलाइजर भी आते हैं, गमले, दिया, अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती है। जैविक खाद, उपला,
साबुन, केमिकल रहित सजावटी सामान, लकड़ी और गोबर से लकड़ी बनाने का मशीन भी गौशालाओं में स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से कई चीज़ें, फिनाइल, शैम्पू, दवाइयाँ जो गौमूत्र के माध्यम से, देसी गौमूत्र के माध्यम से बनाया जाता है, तो ये सब विकसित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये कुछ हम लोगों ने फिगर कलेक्ट किया था कि वे किस तरह से गौशालाओं के में जो गोबर होते हैं उसके उत्पाद को हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं और सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में गौशाला को मददगार हो सकता है। नेक्स्ट, ये देखेंगे तो काऊ डंग से अगरबत्ती भी बनाया जाता है और कई राज्यों में इस तरह के कार्य चल रहे हैं और उसका कई गौशाला ने अपने तरह से ब्रांडिंग भी किया है और ब्रांडिंग करके भी उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये इसी की बात कर रहे थे, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन। तो इस तरह के गौशालाओं में स्थापित करके गोबर को बेहतर से बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये देखेंगे तो आज के आर्ट एंड क्राफ्ट में देखेंगे तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो मूर्तियाँ बनाई जाती है छोटे छोटे, वो भी गोबर से बनाए जाते हैं, अच्छे डिजाइन में आ रहे हैं। तो इसकी भी आवश्यकता है कि इसको हम लोग प्रमोट करें। नेक्स्ट, ये देखेंगे तो गोबर का दिया है, फिर फ्लावर पॉट है, फिर कौन इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ही आज की डेट में गोबर के कई उपयोग हो रहे हैं और ख़ास के देसी गोबर का तो अलग ही, देसी गाय के जो गोबर होते हैं उसका अलग ही मान्यता है और उसको हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये बाकी कुछ हम लोगों ने जो बेहतर गौशालाएँ चल रहे हैं उनके एक कुछ पिक्चर्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। आगे, ये श्री गौशाला समस्तीपुर का है। देखेंगे तो यहाँ पे एक आदर्श गौशाला की तरह चीज़ें सभी मेंटेन्ड है। तो इस तरह बाकी जो अक्रियाशील जो जैसा 30 बताया गया कि 30 है, सभी को पता भी है, तो वहाँ पे भी समिति को चालू करके, क्रियान्वित करके अगर गौशाला का सुदृढ़ीकरण किया जाए तो आने वाले समय में एक अच्छा मॉडल डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, ये श्री गोपाल गौशाला नवगछिया भागलपुर का है। देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी इक्विप्ड मेंटेन है, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और बेहतर प्रबंधन है। आगे, ये श्री सीतामढ़ी गौशाला सीतामढ़ी का है। यहाँ पे भी मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क सेल से लेके और भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये श्री गौशाला भागलपुर का, ये देखेंगे तो इसका भी काफ़ी बेहतर प्रबंधन के रूप में किया गया है। अगर इस तरह सभी गौशालाओं को करें तो आगे चल के इको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी डेवलप हो सकते हैं जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे। तो इसमें आगे काम करने की ज़रूरत है और उसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट, ये श्री टेगड़ा गौशाला समिति बेगूसराय है। यहाँ पे देख रहे होंगे वर्मी कंपोस्ट का पूरा एक यूनिट प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से जो नियर बाई विलेज हैं उसको आप ऑर्गेनिक विलेज के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। सभी लोगों को बायो कंपोस्ट दे के, वर्मी कंपोस्ट दे के। तो ये ब्रीफ प्रेजेंटेशन था। बाकी जो भी गौशाला के अध्यक्ष हैं सभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और सचिव और हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी जो उसके पदेन सदस्य होते हैं, तो एक ब्रीफ हम लोगों ने किया था। अब आगे की कार्रवाई चलिए करना। बहुत बहुत आभार सर। संक्षेप में आपने हमारे साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। अब मैं आए प्रतिभागियों से इस चर्चा का सेशन रखा गया है। माइक जिनके पास है
वो कृपया सामने लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो आप उसको हम लोग सबके साथ साझा करेंगे सर। जगह भी बताइएगा सर, जगह भी बताइए। नमस्कार, मैं SDM बकरी बेगूसराय से आया हुआ हूँ। मैम, जो हम लोग देख पा रहे हैं मैम, गौशाला में रुचि जो है पहले से बहुत घट रही है। धर्मार्थ कारणों के लिए हम लोग कई बार प्रयास करते हैं और लगातार हम लोग 2 महीने में एक बैठक जरूर करते हैं मैम। महीने में तो नहीं हो पाता है, लेकिन 2 महीने में बकरी में हम लोग बैठक करते हैं। उसमें क्या होता है मैम कि जब हमें चारा की जरूरत पड़ती है, या कई बार ऐसा होता है कि बेसहारा अगर गाय हमें बेगूसराय में कहीं मिली और हमारे पास एक बार जो है 15-20 गाय आ गई थी, हमें उसे खिलाने के लिए जो एक उस तत्काल में जो हमें सहयोग चाहिए था मैम, व्यापारियों से हम लोगों ने बात की, सबके साथ बैठक की, एक्ट को भी हम लोगों ने उन्हें समझाया है मैम, लेकिन थोड़ी रुचि नहीं है मैम। कहीं ना कहीं लोग जो है धर्मार्थ कारणों में शायद देना पसंद नहीं करते, या ये हो गया है कि अन्य कारणों में वो दे देंगे मैम। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होगा उसमें वो लोग दे देंगे मैम, लेकिन जो इस तरह के कार्यक्रम होंगे गौधन के लिए, गौ पशु के लिए, उसमें थोड़ी सी रुचि नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि मैम इस पे जागरूकता फैलाएं, और मैम के भी माध्यम से अगर यहाँ से भी थोड़ा सा होगा, वो पुश होगा मैम, तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि गौशाला में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहे। बकरी बाजार में अगर किसी का जन्मदिन है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जन्मदिन आप गौशाला में आके मनाइए। कोई भी व्यक्ति अगर आता है, अच्छा व्यक्ति, हम लोग उसको गौशाला घुमवाते हैं मैम। एक बार आप देखिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो श्रद्धा पूर्वक भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग उस पैसे से 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए चारा खरीद लेते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं होती है। एक हम लोगों ने परंपरा शुरू की है मैम कि हर एक गौशाला में अपना एक्यूमुलेटेड फंड्स भी होते हैं ना। फंड भी होता है मैम, लेकिन कई बार आपके पास दूध बेचने से, जी मैम, कंपोस्ट बेचने से जो आमदनी होती है उसको अकाउंट में आप जमा करते हैं, उसको फिर एफडीज में भी लगाइए, फिक्स्ड डिपॉजिट में वो रहता है मैम, लेकिन कई बार वो कम पड़ जाता है मैम, ये मैंने देखा है। और इसके लिए हम लोगों ने एक और चीज किया है मैम, एक सस्ता अभियान चलाया है कि गौशाला सदस्य बनिए और मिनिमम 500 रुपए जो है जो दे करके गौशाला से जुड़िए। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जनप्रतिनिधि या बाकी अन्य लोग भी गौशाला से जुड़े। इस तरह कार्य हम लोग कर रहे हैं मैम, और मैम के सहयोग से हम लोग और अच्छा करेंगे, और इस मीटिंग से हम लोग को और में तो बहुत अच्छे बहुत बड़ा वो इंडस्ट्री टाउन भी है, काफी इंडस्ट्रीज है, तो आप उनसे भी थोड़ा सहयोग मांग सकते हैं अपने CSR फंड से, वो सबसे भी अगर DM रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर ये लोग दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कम थोड़ी है, SDO कम थोड़ी होता है, अपने जुरिस्डिक्शन के लिए तो आप लोग किसी को भी बोल सकते हैं। इतना मैम जमुई SDM मैम, हमारे यहाँ मैम 2 गौशाला है। जमुई SDM जी मैम, हमारे यहाँ मैम 2 गौशाला है। एक जमुई शहर में ही अवस्थित है, इसका नाम श्री राम कृष्ण गौशाला है, और दूसरा गौशाला मैम श्री कृष्ण गौशाला थाइला प्रखंड में अवस्थित है। जो रामकृष्ण गौशाला है मैम, उसका स्थिति बहुत सही नहीं है मैम। अभी करीबन 2-3 बार मैंने विजिट किया है, और जो इस बार मैंने जो पुराना सचिव था वो 2-3 साल से फंक्शनल गौशाला में लोग नहीं थे, अपने काम नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को बुलाकर एक बैठक किया गया है मैम। और उसके बाद जो है जो किराया गौशाला के पास काफी जमीन है और उसमें दुकान भी है, 32 दुकान करीबन है उसमें, तो उसका जो पुराना किराया रहा था वो काफी कम है, 200 या 300 रुपया इस तरह का है सब दुकानों का। तो मैम किराया निर्धारण के लिए मैंने अपने जो कोर्ट में ले लिया है उसको, जो भी बकायेदार है उनसे अभी करीबन 4 से 5 लाख रुपए की वसूली की गई है। और इसमें मैम अभी हम ईयरली हमने प्लान बनाए थे कि कितना खर्च, अभी हमारे यहाँ 80 गायें हैं, इसमें से करीबन 8 से 9 लाख रुपया चारा और उसका मेंटेनेंस के लिए खर्च है, सॉरी 20 लाख रुपया खर्च है, और 8 से 9 लाख रुपया जो है सो हम लोगों का इनकम है। तो मैम ये जो बीच में जो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप है मैम, ये थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण से गौशाला को फंक्शन करने में दिक्कत होता है। दूसरा क्या है, जो भी वहाँ पर हमारे सचिव हैं या उपाध्यक्ष है, जो भी कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों को मैम फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव रहता है, जिस कारण से वो अमाउंट या बुक्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तथा जब वो दिखाने की बारी आती है तो सदस्य लोग आपत्ति व्यक्त करते हैं। तो मैम से मेरा एक सजेशन होगा
कि किसी एक अकाउंटेंट जो पंचायत में जिस तरह से टेक्नीशियन हो जाए, तो थोड़ा सा उसको कम से कम 2 दिन या 1 दिन सहयोग कर देंगे तो रेगुलर बनाएंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी में गौशाला में होगी। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से लोगों का भी झुकाव होता है, उन लोग भी फंड देना चाहते हैं। और दूसरा गौशाला में मेरे पास है ये श्री कृष्ण गौशाला है, उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है अभी। उसमें अभी जो 20 लाख रुपया हम लोगों को अनुदान मिला है, उसमें से 5 लाख रुपया जो देसी नस्ल का जो गाय है उसको खरीदने के लिए हम लोग है सब साहिवाल और कुछ जो देसी नस्ल है वो हम लोग खरीदे हैं DHO साहब के माध्यम से। दूसरा 1 लाख रुपए जो चारा मंडी में उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को पत्र भेजा गया है, और जो हम लोग की जमीन है जो अतिक्रमित है उसको खाली करवा करके उस पर शीघ्र वो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तीसरा में हमको 14 लाख रुपया आधारभूत संरचना का निर्माण तथा बायोगैस प्लांट का निर्माण से संबंधित उसमें एस्टिमेट बनाने के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नाम भेजा गया है, उसकी भी कार्रवाई में लंबित है। और बस इस तरह से हम मोबाइल काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मैम श्री रामकृष्ण गौशाला जो जमुई है उसमें भी 20 लाख रुपए आए तो हम लोग उसका 4 दीवारी का काम कर लेंगे, और विवाह भवन जो जीर्ण सीन है उसको ठीक करवा लेंगे तो हम लोग का कुछ इनकम बढ़ जाएगा। ठीक, थैंक यू मैम। गौशाला का काम जनरली ना आपसी सहयोग से, एक धार्मिक भावना से भी काफ़ी होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं भी सीए हो सकते हैं। वो लोग थोड़ा 1 घंटा कभी दे दिया सप्ताह में 1 बार, तो काम वैसे ही निकल जाएगा। नीड नहीं अलग से सीए भी चाहिए नहीं। जी मैम, ठीक है। हम वो सीए लोगों को मेंबर बना दीजिए, वो लोग सप्ताह में 1 घंटा समय। दिक्कत क्या है, हम लोग मेंबर बनाते हैं लेकिन कोई गौशाला विजिट नहीं करते हैं। कुछ ही लोग जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी लोग तो कभी पता लाते रहते हैं। जी महाराजगंज है, ये हमारा भी महाराजगंज। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। मैम तो डीएम से हम बात किए हैं तो बोले कि 2 महीने में हम इसको बनवा देते हैं, जो हमारा अनुदान 20 लाख का आया है। और फिर मैम वहाँ पे जो हमारे पास 37 गाय है जो कि मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं है मैम, तो किसी टाइप का इनकम ऑफ सोर्स नहीं है गौशाला से मैम। और इसमें चारा की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सहयोग से ही अभी कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम डीएम सर से बात किया है कि सारी चीज़ों के लिए मैम इसका प्लान हम लोग बनाए हैं, डीएम सर से चर्चा की है। तो बोले हैं कि 1-2 महीने में हम लोग इसको फंक्शनल और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। जमीन है तो नया लैंड है मैम, नया गाय खरीदवा सकते हैं। हाँ यस मैम। जो दुधारू गाय है उससे भी उस पैसे से आप सूखे गाय को खिला सकते हैं ना। यस लैंड है मैम। सोच लीजिए, मेरा सोच लीजिए। राम है मैं रेडियो सेवा सदस्य। मैं 4-5 महीने पहले से मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, 6 महीने पहले। तो उस समय मैं इलेक्शन वाइज सब बिजी था। अब हम लोग मैंने ध्यान देना शुरू किया 1 महीने से। तो मैडम इसमें कुछ चीज़ें जैसे प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैडम पहले 5 साल से इलेक्शन हुआ नहीं है। तो मेरा ये टारगेट है कि पहले हम लोग मैडम इलेक्शन करवाया था, कमेटी इलेक्टेड हो तब वो डिसीजन ले। तो मैंने इसकी कोई मीटिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि ये जो इलेक्टेड मेंबर है नहीं अभी वो चल ही रहे हैं पहले से, यानी लगभग ये लोग को काफ़ी 10 साल हो गया है। तो 5 साल के अंदर होना चाहिए, पता नहीं क्यों 5 साल से नहीं हुआ। तो उसमें मैडम इसमें हम क्या हो जाए। दूसरा मैडम लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि फंड की कमी है, और ये सब बात है मैडम, मुझे लगता है कि फंड की कमी लोगों के द्वारा इसमें दान दक्षिणा लोग बहुत देना चाहते हैं, लेकिन शायद ये वो चाहते हैं कि मेरे लिए पैसा सही इस्तेमाल हो, जो कि उनको लगता है कि नहीं होता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइप के बहुत सारे भ्रष्टाचार इसमें मैडम संलिप्त होता है गौशाला में। जो उसमें मेंबर होते हैं वो लोग क्या नहीं करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई कागज नहीं है। जब मैंने मांगा तो मुझे मैडम 1 साल का हिसाब तक नहीं मिला है। तो इस समय मैडम प्रॉब्लम है। अगर लोगों को लगेगा कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, सब तरीके से हो रहा है, तो मैडम लोग पैसा देंगे और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और कितने दिन बाद मुझे बोलेंगे सर इसको गौशाला सुधारना है। तो इस तरह मैडम ये की प्रॉब्लम है कि अगर वो हम लोग उसको जैसे मैडम का वो बोला कि अगर हम सीए कर देंगे किसी को कोई मेंबर को, तो वो भी एक अच्छा वो है। तो हम लोग उसको मैडम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें भी और मैडम अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मैडम जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें 200 मेंबर जैसे मेरे यहाँ है, वो 5 साल से 200 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग इन लोग से क्या नेक्सस हो जाता है कि हम ही इलेक्ट करोगे तो 500-200 कभी भी मैडम वो संख्या नहीं बढ़ेगी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इनकी संख्या बढ़ा के 2000-3000 जितना हो सके, ताकि वो उनको इलेक्ट करके अच्छे मेंबर ला सके।
तो ये सब हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़ेंगे गौशाला में। मतलब अभी लोगों का उसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि उनको लगता है कि पैसा का मिसयूज हो रहा है। बहुत जगह पैसा आता है कि कोई हिसाब नहीं है ना कि टाइम पर मीटिंग्स नहीं होते हैं जी, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड चले जाता है। उसकी वजह से भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, मीटिंग्स नहीं होते हैं, कोई ठीक से प्रबंधन नहीं है, ठीक से अकाउंट्स लेखा जोखा ठीक से नहीं रखा गया है, ठीक से रजिस्टर्स मेंटेन नहीं है। तो ये सारा चीज़ ठीक कर लीजिए। इलेक्शंस हुआ ही नहीं है काफ़ी सालों से, ये सब ठीक कर लीजिए तो सब ठीक हो जाए। कंपल्सरी नहीं है सबको, आपको आपके अगर कोई सुझाव है या कुछ बताना प्रणाम मैं सीतामढ़ी एसडीएम। मेरे यहाँ एक गौशाला है, सीतामढ़ी गौशाला, जिसमें जो मेन इश्यूज हैं वहाँ 62 दुकानें हैं और उसका रिन्यूअल तकरीबन ये 40 सालों से नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो रेंट है वो बहुत कम है। तीसरा जो इश्यूज है इंक्रोचमेंट वगैरह का है, जो संज्ञान में आया है, जिस पे हम लोग बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल है वहाँ पे जो गौशाला है वो मेन लोकेशन पे है, तो उसका हम लोग अच्छे से जो लोगों को विजिट करने के लिए के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ जो अभी जो गाय हैं वो 34 दूध देने वाली गाय है और टोटल 165 है। तो उसको हम लोग बेटर वे में और मैनेजमेंट का देख रहे हैं। एक और पोटेंशियल जो बातें हैं, वहाँ पे अलग से एक 22 एकड़ की जमीनें हैं गौशाला की, तो उसको हम लोग डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं कि उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सके, क्योंकि वहाँ 165 गाय और अन्य ये हैं, तो उसको गोबर प्लांट वगैरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और एक और अच्छा चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो डेयरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोकल लेवल पे उसका मार्केटिंग का देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट का जो और हमारे कलीग ने वो अकाउंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और खासकर जो सदस्य हैं, तो मैंने ये देखा है कि सभी सदस्य बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। कुछ ही सदस्य इसमें एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत जो एक हम लोग पोटेंशियली इसका यूज कर सकते हैं वो नहीं हो पा रहा है। एक मेरा ये सुझाव है कि जैसे हम लोग कार्यकारिणी कमेटी वगैरह बनाते हैं, तो लोकल लेवल पे बहुत सारे रिप्यूटेड लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग आउटर मेंबर के तौर पे जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको एक रख सकते हैं जो मेंटर के रूप में। ये हम लोग इससे सोच सकते हैं कि मेंटर के रूप में जो भी लोकल वहाँ के गौशाला जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो मेंटर के रूप में 11 मेंबर्स या 21 मेंबर्स रहें। और जो मैम के द्वारा बताया गया CSR फंड से उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी डिफरेंट कंपनियां काम करती हैं तो उनसे हम लोग बैठक करके और जो भी उनके तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम है, मैं SDU बेगूसराय से सर। मैडम हमारे यहाँ सर बेगूसराय गौशाला समिति है जो काफ़ी दिन से फंक्शनिंग 1950 का सर मैडम उसका निबंधन है, और वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और गायों का संरक्षण किया जा रहा है। टोटल वो 130 बीघा में ये फैला हुआ है। उसका एक एक्सटेंशन भी है मैडम, परवान में भी है, उसमें हमारी दुकानें भी हैं, 7 दुकानें मेन जो हमारे गौशाला है उसमें है, बाकी 10 दुकानें एक्सटेंशन में है। और इसके अलावा मैडम हम टोटल 125 वहाँ पर पशुधन है, जिसमें 71 हमारी गायें हैं, उनसे प्रोडक्टिविटी होती है, इनका दूध का सेल वगैरह किया जाता है, घी का भी प्रोडक्शन होता है। और इस संदर्भ में मैडम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का भी वहाँ अच्छे से निर्माण वगैरह होता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। और उसमें जो अभी जो हम लोग मैंने जो अभी मैडम जो इसका बैठक की थी पिछले ही माह, उसमें 20 में मैडम हम लोगों को फंड मिला था, उसकी उपयोगिता प्रमाण हम लोगों ने दे दिया है। और पिछले साल फंड मिला है, उसमें जो गौ को खरीदने की जो प्रक्रिया है
उसमें मैडम 5 लाख में मुझका है वो 3 लाख के करीब का गौ धन चढ़ाया गया है, बाकी प्रक्रियाधीन है। और 14 लाख जो मैडम उसके आधारभूत संरचना में जो पैसा मिली थी उसके क्रय उसकी उपभोक्ता प्रमाण पत्र हम लोग अगले महीने तक सबमिट कर देंगे। और पशु चारा में 1 लाख का जो हम लोग को जो फंड मिला है वो भी उसकी भी उपयोगिता हम लोग ने कर ली है। और मैडम इसमें मेरा एक सजेशन है कि क्योंकि ये हमारा जो ये समिति का जो गौशाला है उसके लिए 130 बीघा है, तो उसमें बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, अतिक्रमण नहीं है कहीं भी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे ढंग से ये रन कर रहा है। तो उसमें अगर हमको फंड मिलेगा तो इस बार अगले बार हम लोग उसको पूरे को बाउंड्री करके ताकि सिक्योर कर लें और कहीं से भी और जो गायें आएंगी उसको हम लोग रख सकते हैं। और वहाँ पे जैसे मैडम बेगूसराय में हमारी इंडस्ट्री काफ़ी है, जैसे NTPC है, IOCL है और हमारे LNT के भी हैं, तो उनसे भी मैंने पर्सनली बात की है मैडम की उनके जो CSR फंड है वो हम लोगों को मिलेंगे ताकि हम लोग और भी बेहतर ढंग से उसके आधारभूत संरचना में हम लोग उसमें और भी ढंग से उसको हम प्रयोग करते हुए और बेहतर हम लोग बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। Just as a feedback, I'm from Bhagalpur now, Bhagalpur Sadar. Gaushala is functioning well. I have nothing to add in terms of remarks. हिंदी में ओके मैम मैं वहाँ पे सब ठीक है, बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग उससे जुड़े हुए हैं और मैं रेगुलर बेसिस पे उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो एक सजेशन है ना कि कैन यू नॉट स्केल अप टू 5000 काउस, मतलब 500-600 है अभी हमारे पास, जिसमें करीब 100 के आसपास दूध देती है एंड 500 और, तो 500 को 5000 भी कर सकते हैं। इतना जमीन है मैम, जमीन भी है और रिसोर्सेज भी है। इट्स जस्ट अबाउट इनिशिएटिव एंड प्लानिंग, ठीक है करिए, उसको स्केल करेंगे मैम। और जो उसके मेंबर्स हैं सचिव अन्य सदस्य वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभिषेक मुंगेर सदर थी मैम। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मैम वो जीर्णशील अवस्था में थी गौशाला की। अभी इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मिला था तो हम लोगों ने उसको बाउंड्री वगैरह करा लिया है। तो अब से मैम हमारे यहाँ गाय रह रही हैं। पिछले 1 महीना में हम लोगों ने तो पहले तो 3-4 गायें थी, अभी हम लोगों ने 30 गाय वहाँ पर रह रही। और मैम एक और जमीन हम लोग की थी जो इंक्रोच, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने उसका भी इक्विपमेंट खत्म कराया है और उसका बाउंड्री वगैरह करा लिया है। तो मैम वहाँ पे भी हम लोग DDC सर से बात किया है, तो उनके यहाँ एक योजना है जिससे हम लोग टाइप करके उसका भी चारदीवारी का एस्टीमेट बनवा दिया है। तो मैम उसका 15 दिनों में काम चालू हो जाएगा। तो और हम लोग इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो पैसा मिला था मैम उसका MB हो गया है, उसका भुगतान करके मैम हम लोग उपयोगिता भेज देंगे। तो हम लोग के यहाँ मैम अभी पुराना गौशाला है मैम, लेकिन अभी फंक्शन नहीं था, अभी जस्ट फंक्शन हुआ है ढंग से। तो इसको हम लोग और अच्छे ढंग से इसको जो मुंगेर सदर मुंगेर, उसमें एक इशू था मैम, जब एक तो स्कूल मैम उसमें बना हुआ है बहुत पुराना, DAV पब्लिक स्कूल को दिया गया है लीज में। तो उसका कोर्ट प्रोसेस भी चल रहा है, उसको खाली करने के लिए हम लोगों ने नोटिस भी दिया था। तो उसमें टाइटल का ये DAV वाले गए हैं हाई कोर्ट में, तो उसका भी हम लोगों ने SOF दायर किया है। तो जी मैम रेंट देता था तो 21 तक मैम रेंट दिया है उन्होंने। 21 के बाद नोटिस के बावजूद रेंट नहीं दे रहे हैं वो, बहुत मिनिमम मैम। जी मैम स्कूल तो फुल प्लेजेड है, +2 तक है। हाँ लेकिन वो जी 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 बहुत मैम उसमें अच्छा खासा बिल्डिंग है उसका, और 90-80 के राउंड दिया गया है। 1980 1980 के एक करके राउंड है मैम, एक करके राउंड। जी नगर में जी मैम CBSE एक कुछ जमीन मैम उन लोग का भी है और कुछ गौशाला की जमीन। तो
गौशाला वाली जो मैं एक कह रहा हूँ जी, उसको करवाते हैं। जी प्रणाम मैडम, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ और मैं भी STM पुपरी सीतामढ़ी हूँ मैं। सबसे पहले तो मैडम आज जो बैठक बुलाया गया है उसका एजेंडा मैं देख रहा हूँ स्पेसिफिकली गौशाला रिलेटेड है। इसके लिए तो मैम आपका बहुत विशेष आभार और धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जब अनुमंडल में मीटिंग करते हैं तो ऐसा आवाज़ होता है कि बहुत सारे लोगों को गौशाला के एक्ट के बारे में और अन्य जो प्रावधान है लीगली उसके बारे में जानकारी नहीं होती। हालांकि लोग में ये जो इच्छा होती है गौशाला से जुड़ने का, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि और बढ़ चढ़ के जुड़े, लेकिन उनको सही ये पता नहीं होता है कहाँ पे जाना है, किनसे डोनेशन करना है और किस तरीके से चीज़ें ये ऑर्गेनाइज होती है। तो जब मैं यहाँ पे गया था सर मैडम पुपरी में, वहाँ 2.5 साल से कोई इस तरीके का मीटिंग नहीं हुआ था, 2.5 साल से कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, इनफैक्ट हिसाब किताब भी नहीं था। और नवंबर में उसका जो चुनाव था उसकी समय भी पूरा हो गया था, पर चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोग मेरे जाने के बाद लगातार हम लोग हर प्रत्येक महीना हम लोग मीटिंग करते हैं। इनफैक्ट गौशाला में भी हम लोग बैठने का, मीटिंग करने का हमने एक सुझाव रखा, उस पर जो हमारे सचिव हैं उनके द्वारा भी उस पर अमल किया जा रहा है। और जी मैम, इसीलिए अब अभी हम लोग फरवरी में हम लोग उसमें एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने जा रहे हैं, और एक मेला का भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कृषि विभाग का जो मेला होता है, तो ये बड़ा एरिया है, लगभग 24 एकड़ में है वो, तो उसका हम लोग ज़मीन का हम लोग यूज करेंगे। और अब जो मुझे 2-3 महीना में जो मुझे समझ में आ रहा है, चीज़ें अब व्यवस्थित ढंग से हो रही है। चुनाव भी हम लोग जो मेंबरशिप का प्रक्रिया है हम लोगों ने चालू कर दिया है, 5 जनवरी को लास्ट डेट है, उसके बाद चुनाव भी कराएंगे। और बिल्डिंग जो हमारा उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाउंड्री कराना है, उसकी भी प्रक्रिया के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। जो फंड है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था उसको भी हम लोग करेंगे। और जो समस्याएं हैं कमोवेश लगभग पूरे बिहार में एक जैसे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैनेजमेंट के अभाव की वजह से जो हमारा जो जिस तरीके से होना चाहिए मंडल पदाधिकारी और सचिव का रोल, वो उस तरीके से कहीं ना कहीं उसमें कमी रहती है। लेकिन हम लोग अपने स्तर से प्रयास करके इसको मैम हम लोग जल्द से जल्द ठीक करेंगे। धन्यवाद मैडम। काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका FMD वैक्सीनेशन का शुरुआत करना, उसके साथ गौशाला से शुरुआत करिए। सभी गौशाला में एनिमल्स हैं, सभी को देना ही है वैक्सीन, तो वहाँ से थोड़ा एक छोटा सा फंक्शन करके वहाँ से शुरू कराइए, तो एक विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो उसी तरह बाल जीवन शिविर लगाते हैं आप, तो वो भी गौशाला में लगाइए, वहाँ पे जगह भी है, जमीन भी पड़ा हुआ है, और जितने वो गौ है उसके अंदर उनका भी ट्रीटमेंट करवा दीजिए। और उसके साथ साथ वहाँ एक शिविर लगाने से गौशाला का विजिबिलिटी भी आ जाता है, पूरा जिला का शिविर वहाँ लगा सकते हैं या पूरा अनुमंडल का शिविर वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह जितने भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, ट्रीटमेंट कैंप्स हो, या बाजीवन इन्फर्टिलिटी से रिलेटेड शिविर हो, या अन्य जो भी विकासात्मक कार्यक्रम है, उतना ही नहीं, आप जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है और आपका NLM का योजना है, उसके बाद आपका DIDF भी है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सबसे पैसा ही नहीं लेते हम लोग। तो आप गौशाला उसमें क्या है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, कोई सब्सिडी नहीं है, बट लोन मिलता है उसमें, वो बहुत ईजी लोन होगा और इंटरेस्ट सबवेंशन 3% मिलता है। तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी घट जाता है। अगर कोई गौशाला वैसा लेके काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रपोजल्स भेजें, हम भारत सरकार को भेजेंगे, भारत सरकार का फंड है, हम यूज़ ही नहीं करते उस फंड को, तो ये यूज़ कर लीजिए। फिर NLM के अंदर आप चारा के लिए काफ़ी प्रपोजल्स दे सकते हैं, गौशाला ही देती है आने वाले लोग, तो आप लोग दीजिए। जहाँ 5000 गौशाला का बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे बड़ा प्रपोजल्स दीजिए चारा के लिए, साइलेज मेकिंग और हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से चारा बनाने का। इस तरह बहुत सारे विकासात्मक योजनाएं जो है ना, आप थोड़ा देख लीजिए, हमारे वेबसाइट देखिए और गवर्नमेंट इंडिया वेबसाइट में देखिए, काफ़ी स्कीम्स के डिटेल्स मिल जाएगा, उसमें अप्लाई करके भी सकते हैं। NLM तो सभी के लिए है,
तो एमएलए में अप्लाई करके इस तरह बहुत सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। छोटा पनीर बनाने के इक्विपमेंट रखिए, उसके माध्यम से गौशाला के नाम से बेचे, थोड़ा सा छोटा ही होगा बट एटलीस्ट टू ब्रिंग विजिबिलिटी आ जाएगी, गौशाला के बारे में चर्चा होगी, लोग जानेंगे अच्छा ये गौशाला से क्या अरे पनीर भी मिल रहा है, अरे पेड़ा भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, बड़ा अच्छा है, देशी गाय है, ऐसे करके लोग बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, आपस में चर्चा करने लगेंगे, ऐसे वैसे डेवलपमेंट होगा, नया नया गाय खरीदिए और नया नया चीज़ करिए। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप जितना क्रिएटिवली सोच सकते हैं उतना ही है, बहुत कुछ कर दिया जा सकता है। तो आप इतने सारे हमारे पशुपालन पदाधिकारी हैं, वो सब सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव है ना, सदस्य है, तो सदस्य है तो पूरा अपना नॉलेज, आपका स्किल्स है, आपका अनुभव है, सबको यूज करके गौशाला में काफ़ी काम हो सकता है। जी नहीं, माइक की जरूरत नहीं है, माइक का जरूरत नहीं है। अरे यार हाथ कपता ना है, रखिए ना माइक। सारण जिला में 3 गौशाला है, एक हरपुर करा बनियापुर प्रखंड में है, एक सदर में है और तीसरा एकमा प्रखंड अंतर्गत बिशनपुरा कला में अवस्थित है। उसका नाम है श्री जनता गौशाला। मैं श्री जनता गौशाला का उपाध्यक्ष हूँ। विजय कुमार सिंह मेरा नाम है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जो यह 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है पार्वती सभागार में, उपस्थित पशुपालन विभाग से चाहे उसके सचिव हों चाहे पदाधिकारी हों, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही बिहार भर से आए हुए गौशाला के सचिव, उपाध्यक्ष, जो भी सदस्य हैं, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो भी बातें हुई है अभी तक भाषण वाली बात हुई है, भाषण में और करने में बहुत अंतर होता है। मैं देखा हूं, मैं अपने गौशाला के विषय में बात कर रहा हूं। इसका निबंधन संख्या है 31, 8/7/52 में इसका निबंधन हुआ है। इस गौशाला श्री जनता गौशाला की स्थापना 1941 में हुआ है। उद्घाटन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका उद्घाटन किए। और उस गौशाला की स्थिति इस तरह बदतर हो गई है कि 231 न्यायालय के केस संख्या है। 86 से मैं गौशाला कमेटी लड़ रहा है केस, टाइटल सूट, जिस 9 बीघा पर चल रहा था। आज 5 महीना हुआ उस केस का डिसीजन हुए। अनुदान की बात होती है, 25 लाख रुपया गौशाला कमेटी भीख मांगकर चंदा रूप में लेकर मुकदमा का कार्यभार देखती आ रही है। अभी तक आज भी यहाँ तक आने में 6,000 रुपया का खर्चा है, जो गौशाला कमेटी के लोग चंदा देकर आए हैं यहाँ पर। पदाधिकारी की बात है, कभी भी जब भी मैं जाता हूँ छपरा सदर एसडीओ के यहाँ, जो लोग भी जाते हैं, कहता हूँ कि एक जनरल मीटिंग बुलाया जाए सर गौशाला के विषय में। अच्छा, देखते हैं हम। साल में कई बार होना चाहिए जनरल मीटिंग गौशाला का। आप लोग पदाधिकारी हैं, साल में कई बार होना चाहिए जनरल मीटिंग गौशाला का? साल में 1 बार। साल में नियमतः एक्ट के अनुसार 2 बार मीटिंग होनी चाहिए जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूँ। हमारे गौशाला की यह दुर्दशा है कि उस गौशाला में निबंधित भूमि 33 बीघा 5 कट्ठा 10 दूर है। उस देहाती क्षेत्र में उस समय के जमींदारों का द्वारा दान में दिया गया है, रिटर्न भी लगा दिए हैं लोग, और उस सारा जमीन का निबंधन हो चुका है।
आज तक सीओ, सबसे बड़ा कमी सीओ का है कि आज तक सीओ जब भी मिल जाता है सम्मान नहीं दिया जाता है बैठने के लिए। अन्य गौशाला, अभी तो मैं परसों गया था सीओ के पास निर्णय का, जजमेंट का कॉपी देने के लिए, तो कहे कि आप और सब कागज कहाँ है। हम कहें आज सीओ साहब और सब कागज आपके कर्जा लेना है। बोलिए, और सब कागज की जरूरत होगा तो मैं अपने अध्यक्ष के पास दिखाऊंगा, आप वहाँ आइएगा और ले लीजिएगा हमसे कागज। 33 अनुदान की जहाँ तक बात है, मैं 4 बार अनुदान के लिए भेजा हूँ, लेकिन आज तक इस गौशाला का अनुदान नहीं मिला, क्योंकि इसलिए कि उसका कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। हमारे गौशाला में समय था जो 200-300 गायें थी, 4-4 नौकर उसमें काम करते थे, क्लर्क था, लेकिन आज कुछ नहीं है, ध्वस्त हो चुका है गौशाला। जो उसमें 22-23 गायें थी, गौशाला कमेटी ने दूसरे तीसरे को पोसने के लिए ये दे दिया है। अरे 22 से 10 बरस पहले हम लोगों ने दे दिया दूसरे तीसरे को पोसने के लिए, जो कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। कई बार मैं उप विकास आयुक्त से मिला छपरा, नरेगा के द्वारा उसका शेड बनवा दिया जाए, नाद बनवा दिया जाए, कम से कम एक ऑफिस बना दिया जाए गौशाला कमेटी के लोगों को जाने के लिए, रहने के लिए, देखभाल करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले उसका ब्रैकेटिंग कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए। 20/7/22 को इसी कार्यशाला में, इसी सभा भवन में मीटिंग था, उसका कॉपी हमारे पास है। प्रस्ताव संख्या 1 देख लिया जाए, प्रस्ताव संख्या 1 देख लिया जाए। मैंने आवाज उठाया था, पहले उस 33 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और तब उसका ढांचा खड़ा किया जाए। चंदा की बात है, आज भी गौ के नाम पर, गौवंश के नाम पर चंदा देने वालों का कमी नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे साथ अगर 5 आदमी रहे, जिस गांव में जाऊंगा 25,000, 30,000, 50,000 लेकर आऊंगा गौ के नाम पर। अनुदान की बात, मैं तो शासन प्रशासन से बार बार मिलता हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों? वो जो जमीन है 33 बीघा, वो मेरे बाप का नहीं है। अंतर इतना ही है कि मेरे बाप दादाओं ने 5 बीघा 6 बीघा दान स्वरूप दिया है गौशाला में, इसलिए उस गौशाला के प्रति ममता है, प्यार है। जब गौशाला का पुनरुद्धार हो जाए, इसके बाद अब तो हम लोग ज़्यादा देर रहने वाले हैं नहीं। 70 का दशक हुआ, 70 बरस से हो गए, अब हम क्या करेंगे? दौड़ धूप नहीं होता है, पैर से लाचार हैं, यहाँ एसी लगा हुआ है पैर में। सुनिए आपका बात, आप इतना बुलंदी से बात कर रहे हैं, तो आपका बात कैसे नहीं सुन तो मैं कई बरस पर मीटिंग हो रहा है, कई बरस पर मीटिंग हो रहा है सर, कई बरस पर मीटिंग हो रहा है। हाँ प्रणाम मैम, मैं करेक्ट दूंगा। प्रणाम मैम। सबसे बड़ा दोषी सीओ है एकमा प्रखंड का। हाँ प्रणाम मैम। मैम ये सब बोलना चाहेंगे मैम। ये उपाध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुआ था मेरा इलेक्शन से पूर्व में। तो जो सदस्य लोग थे, सचिव लोग थे, तो यहाँ पे निर्वाचन से 2015 के बाद से नहीं हुआ है, और ये लोग गौशाला चला रहे हैं। और जो इससे पूर्व में सीओ साहब थे मैम, उनका भी इलेक्शन में ट्रांसफर हुआ है, नए सीओ साहब आए हैं मैम। हम लोग स्थल निरीक्षण किए हैं मैम। स्थल निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष महोदय कहीं बाहर थे तो नहीं मुलाकात हुई थी उनसे, और उसमें मैम खेती बाड़ी लोग करता है मैम, कोई वैसा परमानेंट स्ट्रक्चर उस जमीन पे नहीं है। 35 बीघा जमीन की बात हो रही है, और टाइटल सूट का जो ऑर्डर है वो भी मैम गौशाला के पक्ष में हम लोग के पास आया हुआ है। उसकी नापी करा के, और उसका बाउंड्री वॉल वाला जो इन्होंने बोला है मैम, उस पर हम लोग नापी करा के उसको सीमांकन के बाद मैम प्रस्ताव लेके कमेटी से और विभाग को भेजेंगे मैम, जिसमें आवंटन आते ही हम लोग फिर उसका बाउंड्री वॉल का काम करेंगे।
अभी मैम वहाँ पे गौशाला के रूप में कोई शेड या कुछ वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो ओपन है। एक वहाँ पे पंचायत सरकार भवन में बना हुआ है पूर्व का, वही एक सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे, और चारों तरफ खेत है और लोग उसमें खेती कर रहे हैं जो स्थायी रूप से। हाँ मैम जमीन है मैम। हाँ मैम वो हाँ मैम जी मैम जी जी अपर मुख्य सचिव महोदया, मंचासीन पदाधिकारीगण, उपस्थित गौशाला अध्यक्ष एसडीओ साहब, मीडिया गण एवं गौशाला से संबंधित सचिव या उसके उत्तराधिकारी, हम रोसड़ा गौशाला से हैं। हमारे पास 16-17 में 20 लाख अनुदान मिला था। हम उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दे चुके हैं। 4 बार हम चिट्ठी भी लिख चुके हैं। बार बार वहाँ चिट्ठी जाता है, रुपये बता दीजिए पिताजी। हम 4 बार लिख करके दे चुके हैं और आग्रह है कि फिर हमारा आप क्या हैं गौशाला में? सदस्य हैं जी। और गौशाला की जो समस्या है हमारे यहाँ कि हम 87 कुल गौवंश हैं। 31 गाय दूध देती हैं। 170 लीटर लगभग दूध प्रतिदिन होता है। हम दूध बिक्री भी करते हैं। देसी गाय का अलग, सामान्य गाय का अलग, पनीर भी बनाते हैं। और चंदा देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। हम अपने गौशाला में 3, मैं रामबली सिंह, रामेश्वर पूर्वे और एक अमरनाथ मिश्र जो SBI से रिटायर हैं, तीनों आदमी चंदा कलेक्शन करते हैं और पहुंचने भर देरी होता है। और हमारे अभी सचिव जो हैं अस्वस्थ कारणों से नहीं आए, वे निगरानी विभाग के पूर्व अधिकारी हैं और अनुभवी हैं। इसलिए 20 लाख रुपए का काम करवा के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवा दिए। और अभी भी हमारे पास आशा है कि आप इस बार जरूर हमारे पास 20 लाख का अनुदान दें। हम गौशाला को आगे बढ़ाएंगे। केवल कमी यही है कि गौशाला में हमारे जो सदस्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनकी देखरेख का अभाव है। कुछ दवा हम लोगों को मुहैया कराया जाए ताकि हम पशु को समय से उसका बीमारी से बचा सकें। इधर लंपी बीमारी में आप लोग वैक्सीनेशन जो करते हैं होता तो जरूर है, लेकिन अप्रैल के बदले जुलाई अगस्त में वैक्सीनेशन हुआ, तब तक हमारी 4-5 गायें मर गई। यह सनक इसलिए मैंने कहा जो भी एक्टिविटीज है ना जी गौशाला से शुरू करेंगे। हमारे सारे पदाधिकारी गौशाला का भी लोग बात करने लगेंगे, लोग वहाँ जाने लगेंगे, जी जी जी। समझने लगेंगे। बहुत और हमारे पास यह संजोग है कि जितने भी SDO आए हैं सभी SDO गौशाला को जरूर आगे बढ़ाने में सहयोग किए हैं। अभी भी जो SDO साहब हैं ये 6 महीना हुआ है और एक्टिव हैं। हम उनसे मिलते भी हैं और गौशाला आते भी हैं। खास करके देसी गायों के प्रति उनका बड़ा झुकाव है। और जो भी हम चंदा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनमें उनका सहयोग मिल रहा है। जो हमने आपसे निवेदन किया रोसड़ा गौशाला को दें। धन्यवाद। आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, हम पदाधिकारीगण, मैं रितेश कुमार सिंह, गोपाल कृष्ण गौशाला सचिव, हरपुर बनियापुर, सारण छपरा,
बनियापुर। सारण में 3 वो गौशाला है, जो मेरा एक हरपुर में भी है। गौशाला के मेरा चुनाव हुआ है 2015 में। उस टाइम में गौशाला में एक गाय थी। हमारे गौशाला में 23 बीघा जमीन है डॉक्यूमेंटली। एक गाय थी। हम जब सचिव हुए तो मैंने गौशाला बंद के कगार पर था, तो हम लोग नौजवान हैं, व्यवसायी हैं, तो हम जुड़े। हमको लगाव है गौशाला से, क्योंकि हम बड़ा हुए हैं तो गौ माता का ही दूध पी करके बड़ा हुए हैं, तो इसलिए लगाव है। तो हम जुड़े, तो सचिव का हमको पद प्राप्त हुआ 2015 में। इसके बाद में हम लगभग 20 गाय के करीब अपने स्तर से किए हैं। अभी गाय हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ 23 बीघा जमीन है, जिसमें 2 बीघा ही मात्र मैदान बचा है, बाकी सब अतिक्रमित है। और हम लोग गांव से हैं, या गांव के बगल के लोग ही अतिक्रमित किया हुआ है। इसलिए बहुत आदमी दबाव भी देता है, तो गांव के लोग नाराज हो जाते हैं। कोई चंदा नहीं देता है, कोई 1 रुपया देना नहीं चाहता है। लोग चाहता है कि बंद हो जाए, कि हम लोग का पूर्वज का दिया हुआ जमीन हम लोग अपना पकड़ लें। लेकिन ये जो अभी हमारे SDO सर हैं, जो अभी वर्तमान में, ये बहुत एक्टिव है। 2 बार जिस दिन ज्वाइन किए उसके दूसरे रोज विजिट किए। इसके बाद में परसों भी गए थे। बहुत अच्छे हैं, काम में लगे हैं। हम 20 लाख अनुदान राशि अगले बार मांगे थे, तो हमको प्राप्त हुआ था 30/12 को। जो अभी राशि 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। SDO साहब से लगातार हम बने हैं, उनके साथ मैंने जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो DM साहब के पास भेजे हैं, क्योंकि जो 4 दीवारी का मैटर है वो DM साहब आदेश देंगे, एजेंसी तय करेंगे, तभी काम हो पाएगा। लेकिन हमारा वही 2-3 समस्या है कि हमारे जो DHO साहब हैं, जो सारण के, वो गौशाला आज तक विजिट नहीं करते हैं। पूरे 2025 में 3 बार डॉक्टर गए हैं, 2 गाय मर गई है। कितना SDO साहब से फोन करवाने के बाद वहां डॉक्टर गया, गाय मेरी मर गई 2 ठो। हम लोग को काफी दुख हुआ। वहां स्थिति ये भी है कि गाय को उठाने के लिए गांव में किसी को बुलाया जाता है, तो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि हम गौशाला के सचिव बन गए हैं, गौशाला को चलाने लगे। गौशाला बंद होने के कगार पर था। आपसे 2-3 आग्रह है कि वहां के मनरेगा से कम 4 दीवारी का काम हो जाए, शेड का काम हो जाए। वो DD सिंह साहब चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप लोग के आदेश पे ही हो सकता है। बाकी चंदा का कमी नहीं है, लोग बाहर में देता है, लेकिन हम लोग एकदम अटल देहात में है मेरा गौशाला, इसलिए कोई देना नहीं चाहता है। वहाँ आमदनी का भी है। आज के डेट में जो भी सदस्य है, टाइम का भी अभाव है। मान लीजिए कि कमाने खाने वाले लोग हैं, इसीलिए टाइम नहीं दे पाते हैं। 2 आग्रह है कि एक जो पशुपालन पदाधिकारी हैं उनको बोला जाए कि कम से कम महीना में 2 बार, इसके पहले मीटिंग में भी हम आए थे, तो मंत्री जी ने बोला था कि हर महीने में 2 बार में डॉक्टर लोग जाएंगे, लेकिन जा नहीं रहा है। और हमको उम्मीद है सरकार से, आपसे और ये SDO साहब से कि हमारे इस बार गौशाला का कुछ सरकार के माध्यम से कल्याण होगा, तो चलने लगेगा। जी 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 SDO साहब लाइन पे है। SDO साहब से भी आज तक ही नहीं मिले हैं गौशाला के बारे में। इसके पहले DHO साहब, जो भी हम लोग का मीटिंग होता था, आप ही के माध्यम से बुलावा आता था कि DHO साहब मीटिंग रखे हैं SDO साहब के पास, DM साहब के पास, लेकिन ये जब से आए हैं तब से एक भी मीटिंग नहीं कराए हैं, ना विजिट करते हैं। SDO साहब जितना एक्टिव है, एक बार भी नहीं मिले हैं। SDO साहब से पूछ लिया जाए सर। हम
आप जाइए, विजिट करिए, ठीक है। अगर जनता को समस्या है तो उसी आपके लिए तो पब्लिक सर्वेंट्स है ना। इसके बाद में न कोई दावा देते हैं, न कोई मिक्सचर देते हैं। आखिर सरकार जिला में क्यों भेजता है उसको? जो पैसा जाता है चारा का रिटर्न करवा देते हैं। इनके ऊपर जांच करवाया जाए कि आखिर क्यों होता है। ठीक है, आप अभी से विजिट करिए और आपका जो बहुत सारे ऑफिसर्स भी होंगे ना जिला में, टीम लोग भी होंगे, काफी लोग होंगे, तो अगल बगल के जो भी होंगे उनको भी भेजिए। बनियापुर में भी खाली है, पोस्ट भी खाली है, लेकिन कभी एसडीओ साहब बहुत अच्छे हैं, एक्टिव है। हमको लगता है कि इस बार हम लोग का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बैठक बुलाने के लिए। मैं श्री मधेपुरा गौशाला का निर्वाचित सेक्रेटरी हूँ। 2023 में जनवरी 2023 में हमारा चुनाव हुआ प्रबंध समिति का, और वहाँ क्या कहें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे जो वेद और उपनिषद में है उसमें दो लोगों को बहुत सम्मान से देखा जाता है, एक नारी को और एक गाय को। जैसे नारी के शब्द में लिखा गया है वेद में, ये अत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी सर मैडम, तो इसलिए कि हमारा ये है कि हमारे आप प्रमुख हैं पशुपालन विभाग की, और जो हमारा गौशाला है उसमें लगभग 290 एकड़ जमीन हमारे पास है। लेकिन मैडम दुर्भाग्य है कि उसमें मात्र 125 एकड़ जमीन, जी मधेपुरा में 125 एकड़ जमीन, मात्र 125 एकड़ जमीन वो हमारे पास बचा हुआ है। बाद बाकी जो है वो सब अतिक्रमण है। उसमें एक, क्योंकि मधेपुरा के अलावा हमारे गौशाला का जमीन आपका सुपौल में भी है। सुपौल में 64 बीघा 8 कट्ठा 15 तो जमीन है, जो कि पूर्व में उसको बेच दिया गया, जबकि गौशाला की जमीन बिक्री नहीं हो सकती है। उसका भी एक जांच करवाया जाए अपने स्तर से मैडम, कि उसका ये हो। और जो स्थिति हमारे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, और जो 20 लाख रुपया आपने हमको दिया, दुर्भाग्य है कि हम आपको यूटिलाइजेशन नहीं दे सके हैं, क्योंकि गाय के लिए तो हम लोग जस्ट पशुपालन पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गाय खरीद हो गई। 1 लाख हरा चारा, 14 लाख जो बचा हुआ है डीएम सर ने उसे एलईओ को दिया है, और अभी तक एस्टिमेट बना के फिर उसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद एसडीएम सर के यहाँ दिया है कि भाई आप उसका ये क्या कहते हैं प्रशासनिक दीजिए। जी 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 हमारे संतोष कुमार जी हैं। हाँ जी 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 विजय बाबू हैं जी। और आर्थिक समस्या बहुत है मैडम गौशाला में, क्योंकि हमारा दुकान भी है, 40 दुकान है, 30 लोगों ने 30 दुकान में देना बंद कर दिया रेंट। वो 15 साल से 200-300 इस तरह से दिया जाता था, तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा बढ़ाया उसको, तो कहा पैसा ही देना बंद कर दिया। तो एसडीओ सर को और डीएम सर को भी लिखे हैं कि वो गृह नियंत्रक होते हैं कि भाई रेंट फिक्स कर दीजिए जो भी स्क्वायर फीट के हिसाब से है, तो वो कर रहे हैं वो तो उनको जी। और हमारे यहाँ अकाउंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है मैडम, बिल्कुल चेक से पेमेंट होता है, और सारा कुछ बहुत ही अच्छा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मैम, मैं श्री आरा गौशाला से उपाध्यक्ष माता दीन अग्रवाल आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी गौशाला परिसर में कुल 199 गायें हैं, जिसमें दुधारू 21, अनुपयोगी 103, बाछी 26, बाछा 26, सांड 23 है।
समय समय पर प्रशासन द्वारा जब्त किए गए गायों को लाया गया, जिसमें हमने संरक्षण दिया है, जिसमें दिनांक 1/2/2025 को कुरोड़िया टोल प्लाजा के पास से प्रशासनिक अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में 26 अनुपयोगी गाय आईं और पुनः दिनांक 17/5/2025 को कोइलवा थाना प्रभारी द्वारा जब्त एक ट्रक में 34 अनुपयोगी गायों को हमने अपनी गौशाला में संरक्षण दिया। हालांकि वर्तमान में हमारे पास जो गोकक्ष बने हुए हैं उनमें मात्र 100 गायों की क्षमता है, परंतु प्रशासन के सम्मान में हमने उन्हें कुछ अल्पकालीन व्यवस्था करके संरक्षण दिया। अवगत कराना चाहता हूं कि प्रशासन या पशुपालन विभाग से इनका भरण पोषण हेतु किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल सकी। 4-5 अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में गौशाला की भूमि 3.80 एकड़ 56 कट्ठा खेती योग्य और 28 कट्ठा विवादित भूमि है। विवादित भूमि के आलोक में कहना है कि हमारे आवेदन पर सुनवाई करते हुए वर्तमान जिलाधिकारी श्री तनय जी ने महोदय की पहल पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम के नेतृत्व में जांच की प्रक्रिया की गई और निर्णय हमारे पक्ष में हुआ, जिसके प्रति संलग्न है इसके जी इशू है सर। एसडीएम साहब को जरा सा सहयोग करने के लिए कहा गया। एसडीएम का सहयोग एकदम नहीं मिल रहा हम लोग को। एक बार भी बैठक नहीं हुई है हमारी। मोटा मोटी उनको 1 साल हो गया सर, एक भी मीटिंग नहीं, उन्हें कोई सहयोग मिलता है। मैडम, पशु क्रूरता निवारण में जो मवेशी हम लोग को दिया जाता है सर, मैम जब से मैं बना मैम 5 केस हमारे यहाँ आ चुके हैं, जिसमें 35 गाय, 26 गाय, 28 गाय, 32 गाय, 34 गाय इस करके गाय पकड़ाती है समस्तीपुर श्री गौशाला। इसमें मधुबन में ये मैटर अक्सर विवादित रहता था, तो मेरे सचिव बनते ही मैंने मधुबन में इसके लिए एक अलग से सेट जो मैं हमारी कृषि योग्य भूमि थी वहाँ और काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पशु क्रूरता में पकड़े गए गायों के लिए की थी। उसमें मैडम जो उस गाय का रिलीजिंग ऑर्डर कोर्ट से आ जाता है, उसमें तो मैं उनसे जो रिलीज कराते हैं उनसे उसका भरण पोषण लेता हूँ, लेकिन जिस गायों को वो छोड़ के चले जाते हैं उसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइन हम लोग के पास मौजूद नहीं है कि उसका पैसा कौन देगा। जैसे पशु क्रूरता से उसका पैसा कहा गया कि डीएचओ के यहाँ आता है, फिर डीएचओ के यहाँ जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें कोई गाइडलाइन नहीं कि कितना देना नहीं देना। ये एक मैटर बना हुआ 11 से 11.5 लाख रुपया बकाया है गौशाला का इस मैटर में मैडम, इसका कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरा, पशु कल्याण बोर्ड का जो साइट है मैडम, उस साइट पे अपना दर्पण रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पशु कल्याण बोर्ड में हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके यहाँ भी काफ़ी फंड है। तीसरा, एक मैडम हम यहाँ से देना चाह रहे हैं कि हम गोकुल परियोजना है शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें गौशाला जा सकती है, उसके लिए हम लोग आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान किया जाए। उसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी गौशाला के लिए अलाउड है मैडम। मैं सचिव हूँ मैडम। अच्छा, ऐसा है गौशाला में अगर कोई गाय को छोड़ देता है तो वो गौशाला का ही जिम्मेदारी होगा, क्योंकि वो ये ऑर्फनेज जैसा है ना। जी जी। गौशाला इज ऑर्फनेज फॉर काउस, जैसा ऑर्फनेज ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी होता है, मतलब किसी का कोई नहीं है तो वो कहाँ जाए, तो वैसे ही है जो गाय का किसी कोई हुनर नहीं है वो तो फिर सड़क पे नहीं छोड़ सकते ना। लोगों का आदत बनी हुई है सड़क पे छोड़ने का, अभी उसी को सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली ले रहा है। कोई भी सड़क पे कोई भी गाय नहीं दिखना चाहिए, तो अभी और ये संख्या बढ़ेगी, इसीलिए आप इसको अपनाने का वो मैडम कर रहे हैं मैडम। देखिए, उसके लिए ऐसे गाय जो पकड़ी जाती है उसको खिलाने, उसको चारा खिलाने के लिए, उसको खाना वाना खिलाने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। मैडम नहीं मिला ना अभी तक इसका कोई आप डिमांड नहीं किए होंगे। मैम डिमांड मैंने किया था उसमें समस्तीपुर डीएचओ आपने डिमांड किया है, ये जो बात कर रहे हैं डिमांड किया था मैम, जो आवंटन था उसका भुगतान किया गया, आवंटन है भुगतान कर दिया है, तो आप आपस में बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप तो आपस में बात कर लीजिए, अभी लास्ट डेट
नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। एक सेकेंड बोलने दीजिए। नमस्ते, मैं मधुबनी जयनगर से श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी सचिव कल्पना सिंह, मधुबनी जयनगर से मैम। मेरा एक कहना है मैम, 103 वर्ष के बाद वहाँ पे चुनाव हुआ। जी जैसे मेरे को जानकारी में है मैम, 6/1/2025 को हम लोग नॉमिनेट हुए। 1 साल होने को गया, वहाँ पे अभी तक नहीं नापी हुआ, अतिक्रमण से भरा हुआ है और वहाँ पे शुगर अनेक जैसे जितने भी जीव जंतु मरते हैं सब वहाँ पे फेंक दिया जाता है मैम। तो नापी वहाँ बहुत ज़रूरी है मैम, नापी हो जाना चाहिए और अतिक्रमण जल्दी से जल्दी खाली हो जाना चाहिए। और 20 लाख रुपया गौशाला को मिले हैं, उसमें हम लोगों ने पूछा तो बोला ट्रेजरी के पास जा चुका है, लेकिन कौन ट्रेजरी के पास गया है वो अभी तक मालूम नहीं है। तो इस पे मैम ध्यान दिया जाए। और नहीं मैम, तो आप आपस में अभी मिल लीजिए, लंच ब्रेक में बात कर लीजिए। अच्छा, आप ये सारे मुद्दे जो है ना डीएम के नॉलेज में लाए हैं एनक्रोचमेंट के बारे में? जी सर मैम, ध्यान नहीं दिया जाता है। 1 साल से हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। कभी चुनाव में बिजी है, कहीं बिजी है, तो मैम उसको नापी करा दिया जाए। जी प्रणाम मैम। मैम संज्ञान में है, इसको वो करके अभी बृहस्पतिवार का डेट दिया गया है नापी के लिए, और 2 बार विजिट किए हैं मैडम, और ये बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा मैडम। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं सूरज बर्णवाल, श्री कृष्ण गौशाला उपाध्यक्ष झाझा। मैम, मैं मूलतः 2-3 विषयों को आपके समक्ष रखने का आग्रह चाहूँगा। मैम, क्या है कि पूरे बिहार में जितनी भी गौशालाएं हैं